सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका शिखा मिश्रा आपके सामने उपस्थित हूँ आपके हिंदी साहित्य के अगले पाठ के साथ, पाठ 8 विक्रमादित्य का सिंहासन। इस पाठ में हमें विक्रमादित्य, जो कि एक महान शासक थे जिनके नाम से ही विक्रम संवत शुरू किया गया था, उनके बारे में बताया गया है कि वो कितने न्यायप्रिय राजा थे। बिल्कुल सही न्याय करते थे, किसी के साथ भी बुरा नहीं करते थे, बिल्कुल सही व्यवहार होता था उनका और न्याय भी बिल्कुल सही करते थे। और उनके सिंहासन के बारे में ये कहा गया कि कोई भी मतलब उनके सिंहासन पर अगर कोई एक उपमा दी जाती थी कि कोई भी अगर और दूसरा राजा भी जो उसके बाद भी आए हैं कई राजा, अगर वो सही न्याय कर रहे हैं तो ये उक्ति प्रचलित थी कि जरूर उसने विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठकर न्याय किया होगा। तो उनका सिंहासन भी इसीलिए प्रसिद्ध था कि उस पर बैठकर वो बिल्कुल सही न्याय करते थे। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, विक्रमादित्य का सिंहासन। पाठ 8 विक्रमादित्य का सिंहासन। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि विक्रमादित्य के समान हमें भी न्यायप्रिय होना चाहिए। विक्रमादित्य के नाम को तो सभी लोग भली भांति जानते हैं। भली भांति मतलब अच्छी तरह। वह भारत के गौरवातीत, मतलब जो भारत का गौरव अतीत है, बीता हुआ कल है गौरवशाली, उनके सर्वोत्तम सम्राटों में से एक रहा है। मतलब जो सबसे अच्छे सम्राट थे उनमें से एक कौन थे? विक्रमादित्य। उसका शासनकाल भारतवर्ष के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विक्रम संवत का आरंभ उसी से होता है, मतलब इन्हीं के नाम से होता है। यद्यपि विक्रमादित्य का नाम इतना प्रसिद्ध है, परंतु आश्चर्य है कि हम उसके जीवन के विषय में कुछ तथ्यपरक जानकारी नहीं रखते। केवल कुछ तिलिस्मी कहानियों के अतिरिक्त, मतलब केवल उनके बारे में कुछ तिलिस्मी कहानियां हमें पता है और उनके बारे में, उनके जीवन के विषय में हमें कुछ भी नहीं पता है। विक्रमादित्य के विषय में एक बात निर्विवाद रूप से लोगों के हृदय में घर कर बैठी है। निर्विवाद मतलब जिसके लिए, जिस बात के लिए किसी में कोई भी विवाद नहीं होता, झगड़ा नहीं होता। कैसी बात घर कर बैठी है उनके मन में कि बैठी है, एवं यह उसके विषय में प्रचलित कहानियों से भी प्रकट होता है। मतलब किसके विषय में? विक्रमादित्य के विषय में जो प्रचलित कहानियां हैं उनसे भी ये बात सामने आती है कि ज्ञान व न्याय से उसे अत्यंत प्रेम था। मतलब वह ज्ञान जिसको प्राप्त होता था उसको वो बहुत प्यार करते थे, मतलब अच्छे दृष्टि से देखते थे ज्ञानी लोगों को, और वो न्याय उनको बहुत प्रिय था। किसी के प्रति भी वो अन्याय नहीं करते थे। उसने अपनी प्रजा के साथ विशुद्ध एवं पूर्ण न्याय किया। मतलब जो भी प्रजा उनके पास न्याय के लिए आती थी, बिल्कुल सही न्याय और पूरा न्याय करते थे। अपने दरबार में भी वह विलक्षण प्रतिभा के धनी लोगों को रखता था। मतलब विलक्षण प्रतिभा के धनी, मतलब यहाँ पे धनी पैसे से नहीं मतलब है। यहाँ विलक्षण प्रतिभा मतलब अच्छी, बहुत प्रतिभाशाली लोग जो होते थे उनको रखते थे, ताकि वो भी उनको न्याय करने में सहायता प्रदान कर सकें। कहा जाता है कि उसमें न्याय करने की अद्भुत योग्यता थी। किसमें? विक्रमादित्य में। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य ने कभी किसी निर्दोष को दंडित नहीं किया। न्याय करने में वह कभी धोखा नहीं खा सका। अपराधी को जब विक्रमादित्य के सामने लाया जाता था तो वह दंड के भय से कांपने लगता था। अपराधी को इस तथ्य का पता होता था कि विक्रमादित्य की आंखें उसके अपराध को पहचान ही लेंगी। लोग अपनी समस्याओं का उत्तम समाधान विक्रमादित्य द्वारा ही पाते थे। उसके पश्चात भी यदि भारत में कोई न्यायाधीश अपनी पूर्ण योग्यता से निर्णय सुनाता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। विक्रमादित्य ने अपने राज्य की राजधानी उज्जैन को बनाया था। अच्छा, अभी तक आपने यहाँ तक जितना पढ़ा
उसमें से अगर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जितना अभी तक पढ़ा है उसका आप मुझे उत्तर देंगे। पहला है, विक्रम संवत किसके नाम से शुरू हुआ था? विक्रमादित्य के नाम से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किन चीजों से उन्हें अत्यंत प्रेम था? किन 2 बातों से विक्रमादित्य को? हाँ, ज्ञान और न्याय से, ठीक है। अच्छा, अपराधी उनके सामने आने से क्यों डरने लगते थे? विक्रमादित्य के सामने जब उनको लाया जाता था, क्योंकि अपराधी को ये पता होता था कि वो उनको दंड जरूर देंगे, क्योंकि उनकी गलती है और उनकी गलती को वो पहचान ही लेंगे। अगला प्रश्न है कि अगर भारत में कोई भी न्यायाधीश सही निर्णय सुनाता था तो किसकी उपमा दी जाती थी उसके लिए? हाँ, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन की उपमा दी जाती थी कि वो जरूर विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, तभी उसने सही निर्णय दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। विक्रमादित्य ने अपने राज्य की राजधानी उज्जैन को बनाया था। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी कला और संस्कृति का केंद्र थी, परंतु समय के साथ साथ इस नगरी के महत्व को लोग भूलते गए। जिस न्याय सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य न्याय किया करता था, उसे भी समय के चलते लोग विस्मृत करते गए। विस्मृत मतलब भूलते गए, ठीक है। उसका स्वर्णिम काल, जमाने की बात हो गई। जमाने की बात हो गई मतलब बहुत बीते समय की बात हो गई। और स्वर्णिम काल मतलब क्या होता है? ऐसा समय जो कि इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बिल्कुल सही न्याय किया जाता था लोगों के प्रति, ठीक है। इसके बाद देखिए, विक्रमादित्य का महल और किला नष्ट हो गया। उसके टूटे फूटे खंडहरों के अवशेषों पर घास तथा वृक्ष उग आए और वह स्थान पशुओं का चारागाह बन गया। मतलब जब वो उसका महल टूट गया, खंडहर बन गया, अवशेष मतलब जो टूटे फूटे जो स्मृतियां शेष बची हैं उनको अवशेष कहा जाता है, ठीक है। वहां पे वृक्ष उग आए हैं, छोटी छोटी मतलब हरी हरी घास उगाई है, जो कि अब चारागाह बन गई है, जो कि चरवाहे अपनी गायों को लेकर वहां आते थे और गाय वहां चरती थी। निकटवर्ती गांवों के लोग मतलब जो पास के गांव के लोग थे, यहाँ अपने मवेशी चराने के लिए आने लगे। मवेशी मतलब गाय भैंस, जो भी उनके पास पशु होते थे। चरवाहे लड़कों की देखरेख में प्रातः पशु आ जाते, मतलब सुबह ही जो चरवाहे थे वो पशुओं को लेके आ जाते थे और सायंकाल मतलब शाम के समय काफी देर तक लौटते। जब लौटने का समय होता था, उनमें से एक लड़का चरागाह के किनारे खड़ा होकर पुकारता था और सब पशु चरवाहों सहित उसके चारों ओर एकत्र हो जाते थे। एकत्र मतलब जमा हो जाते थे और मिलकर एक साथ घर लौटते थे। उज्जैन के पास के गांवों के चरवाहों के लड़कों का जीवन इसी प्रकार का था। मतलब उज्जैन के पास जो भी चरवाहे होते थे, उनके लड़कों का जीवन यही था कि सुबह सुबह उनको सारे पशुओं को चरागाह ले जाना होता था और शाम को सारे पशुओं को उसी प्रकार सही से लाना होता था। इस प्रकार के बहुत सारे लड़के थे। चरागाह में हंसी मजाक करके समय गुजारने का उन्हें पर्याप्त अभ्यास था। मतलब दिन भर वो उनका समय कैसे बीतता था? एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके या खेल के। वे दिन भर खेलते रहते और मवेशी चर कर अपना पेट भरते थे। मतलब वो खेलते थे और जो उनके पशु होते थे वो अपना पेट कैसे भरते थे? हरी घास को चर कर। यही सबकी दिनचर्या थी। एक दिन उन्हें खेल का एक मनोरम मैदान मिल गया। मनोरम मतलब सुंदर या जो मन को अच्छा लगने वाला मैदान मिल गया। वृक्षों के बीच स्थित यह मैदान खुरदरा और ऊबड़ खाबड़ था। मतलब उसके चारों वृक्ष थे और उनके बीच में यह मैदान था, लेकिन वो कैसा था? खुरदरा और ऊबड़ खाबड़। इधर उधर पत्थरों के निकले हुए सिरे थे और बीच में मिट्टी का एक हरा भरा टीला था। यह टीला किसी न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखाई देता था। मतलब उसके किनारे पत्थर के टीले उठे उठे थे और बीच में घास थी, ठीक है। तो वो ऐसा लगता था मानो वो किसी न्यायाधीश का सिंहासन हो। एक लड़के के मन में ऐसे ही विचार आया और वह उस पर जाकर बैठ गया। वह चिल्लाया, लड़कों,
मैं अब न्यायाधीश बनूंगा और तुम सब अपने मुकदमे मेरे पास लाओगे। मैं तुम्हारे मुकदमों की सुनवाई करूंगा। इस प्रकार वह न्यायाधीश का अभिनय करते हुए चेहरा सीधा कर गंभीर भाव से बैठ गया। मतलब बहुत वो गंभीर भाव से बैठ गया, किसी हंसी मजाक के मूड में वो नहीं था। तुरंत दूसरे लड़कों ने यह तमाशा देखा और उनमें कुछ ने कानाफूसी करके झगड़ा किया। इस प्रकार झगड़ा कर वे सामने आए। प्रत्येक दल ने अपनी अपनी बात कही। मतलब प्रत्येक दल ने, मतलब जो दो दलों में जो लड़ाई हो रही थी, वो दोनों दल अपने अपने बात कही अलग अलग। एक ने कहा अमुक खेत हमारा है, मतलब किसी एक खेत के बारे में कहने लगे कि वह खेत हमारा है, और दूसरे ने कहा कि नहीं वो खेत हमारा है। इस प्रकार वे कहते गए। वे सब चाहते थे कि वह इस झगड़े को निपटाए। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहने लगे और ये चाहते थे कि इस झगड़े को निपटाया जाए। तभी वहां के वातावरण में परिवर्तन हुआ। सभी को विचित्र सा एहसास हुआ, मतलब अजीब सा एहसास हुआ, ऐसा मानो कि कोई जादू हो रहा हो। टीले पर बैठने से पहले जो लड़का साधारण दिखाई देता था अब बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा था। भिन्न मतलब अलग, मतलब अभी तक जो लड़का साधारण स्थिति में दिखाई दे रहा था वो बहुत अलग सा दिख रहा था अब। ठीक है, वह शांत और गंभीर हो गया था। मतलब अभी तक तो बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन एकदम से वहां पे बैठते ही वो शांत और गंभीर हो गया, और उसकी बातचीत का ढंग तथा मुख मुद्रा इतने अद्भुत और प्रभावशाली हो गए थे कि शेष लड़के उससे आतंकित हो गए थे, मतलब डर गए थे। आतंकित मतलब डर गए। फिर भी उन्होंने सोचा कि यह केवल मजाक है, और फिर एक नया मुकदमा उसके सामने रखा और एक बार फिर उसने अपना निर्णय सुना दिया। इस प्रकार घंटों तक यह क्रम चलता रहा। मतलब यही कि दो लोग आपस में झूठ मूठ लड़के अपनी बात कहते, दो पक्ष, और वो उसके लिए न्याय सुनाता। न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ वह उसी गंभीरता से लौटने के समय तक शिकायत सुनकर निर्णय देता रहा। मतलब जब तक उनके लौटने का समय नहीं हुआ वो ऐसे ही खेलते रहा। वो सिंहासन पर लड़का बैठा रहा और वो उनकी शिकायत सुनता और गंभीर भाव से उन पर निर्णय देता, और फिर अपने स्थान से नीचे कूदा और दूसरे चरवाहा लड़कों के समान हो गया। और जैसे ही वहां से वो उस टीले से उठा, वैसे ही वो जो शांत गंभीर मुद्रा में था वो बदल के वो वैसे ही उन लड़कों के जैसा ही हो गया और उनके साथ खेलने लगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस पेज में जो पढ़ा है उससे हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप उसका जवाब देंगे। अच्छा, विक्रमादित्य ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद विक्रमादित्य के काल को कौन सा काल कहा गया था? स्वर्णिम काल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो उनके खंडहर बन गया था महल, उनके अवशेष रह गए थे, तो वहां अब क्या बन गया था पशुओं के लिए? चारागाह बन गया था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब जो एक मिट्टी का टीला, हरा भरा टीला, उस पर जो बैठा था वो लड़का कैसा दिखाई दे रहा था? न्यायाधीश की तरह। बिल्कुल ठीक। और वह वहां बैठकर क्या करते थे दिन भर? वो बच्चे, एक बच्चा टीले पर बैठकर और बाकी बच्चे क्या करते थे? हाँ, अपने अपने मुकदमे लेकर आते थे और वह उन पर निर्णय देता था, सही निर्णय। बिल्कुल ठीक। अब हम इसके आगे का चैप्टर अपने अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिएगा और जितना पढ़ाया गया है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।